तो लेंस फार्मूला इम्पॉर्टेंट है इसमें। देखो लेंस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचना है। हम प्रॉपर्टी लगाएंगे सिमिलैरिटी का, जो 10th क्लास में जो ट्रायंगल कराया जाता है वो सब पूछते हैं कि क्यों कराया जाता है, इसी चैप्टर के लिए कराया जाता है ताकि सिमिलर चीज़ पता हो। और अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो साइड आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखो, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बन रहा है। तो हमें पता है अगर दो ट्रायंगल ले लो, एक ए डैश बी डैश और F2, ये वाला ट्रायंगल ले लो, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल। अगर इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूफ करना होगा तो आराम से हो जाएगा। एक तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल हो गया, और ये सेंटर में है तो मेरा OF ए डैश F2 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ये अपोजिट एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, और ये डिस्टेंस उतना ही होगा क्योंकि AB जो है वो मेरा किसके बराबर है, NO के बराबर है। तो इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतना ही है। अगर तो ऐसा तभी होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट C पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, तो तीन साइडें आपस में इक्वल होगी, मतलब दोनों साइड आपस में क्या हो गया, सिमिलर। और अगर सिमिलर हो गया है तो इनके साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनल हो गया है तो अगर देखो अगर इस ट्रायंगल में मैं ये परपेंडिकुलर लूँगा ए डैश बी डैश अपॉन, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा मुझे, ये लेना पड़ेगा। तो ये NO की जगह पे मैं नाम क्या डाल सकता हूँ, AB भी डाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें तो बराबर है आपस में। तो इसलिए यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन AB लिख दिया है। और अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल हमें प्रूफ करना पड़ेगा दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, और एक ट्रायंगल है और कौन सा एक और लेंगे हम, एक और अगर ट्रायंगल लेंगे तो हमें लेना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। इन दोनों को भी क्या करना है, आपस में सिमिलर प्रूफ कर देना है ताकि इनके साइड भी आपस में क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, तो किसी को भी पहले ले सकते हैं, इस ट्रायंगल को उसके बाद इस ट्रायंगल को, या फिर इस ट्रायंगल को उसके बाद इस ट्रायंगल को। तो दो ट्रायंगल का काम है प्रूफ करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है ए डैश बी डैश F2, यानी ए डैश बी डैश F2 और ये वाला ON F2, मतलब ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारा ये वाला क्या हो गया, ए डैश बी डैश, मतलब ए डैश ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका भी ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ON। और दूसरा कौन सा ले लिया है, F2A, मतलब ये वाला साइड ले लिया है। तो ये अगर इसमें ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइड। तो बाय सिमिलैरिटी से ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम जो ग्रीन से डिनोट किया हुआ है, फिर वो दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें भी सेम यही करेंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका ए डैश बी डैश ले रहे हैं तो इसका क्या ले लेंगे, AB, तो ए डैश बी डैश अपॉन AB। और दूसरा अगर इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं बेस OA डैश, तो इसमें कौन सा लेंगे, OA ले लेंगे। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखो ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी यही है और इसमें भी यही है ना, सेम है। तो इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगा कि मेरा ये वाला साइड ये अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही लिख दिया इन्होंने कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड। और अगर आप ध्यान से देखो F2A डैश है क्या, तो F2A डैश मतलब F2 से लेके A डैश है क्या, ये डिस्टेंस कितना है। अगर मैं ये पूरे डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दूंगा तो इतना ही बचेगा। तो बस उसी को इंग्लिश में लिख दिया है
कि भाई ओ ए डैश में से माइनस कर दिया है ओ एफ टू को, तो फिर कितना आ गया है, राइट हैंड साइड वाला सेम वैसे ही रहने दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन में ले लिया है कि ओ ए डैश क्या है, तो ओ ए डैश यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द लेंस से, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसकी जगह वी ले लिया है। उसके बाद ओ एफ टू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफ है डिस्टेंस, इसलिए एफ ले लिया है। ओ एफ टू अगेन एफ है। ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश वी है, तो उसकी जगह पे वी ले लिया है। और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ओ ए जो है वो माइनस यू, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, तो यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। बस इतना अगर आ गया, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इंटू वी माइनस यू वी हो जाएगा, फिर माइनस यू इंटू माइनस एफ प्लस यू एफ हो जाएगा, तो प्लस यू एफ हो गया। और एफ इंटू वी क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे उसके बाद क्या करना है, पूरे इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर देना। अगर यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो अगर नीचे मान लो यू वी एफ होता तो वी एफ कट जाता, फिर क्या बचता है यहाँ, वन बाय यू बच जाता। उसके बाद ये भी यू वी एफ से काटते तो यू वी कट जाता, तो वन माइनस वन बाय एफ हो जाता। और इसको भी यू वी एफ से करते तो यू एफ कट जाता, क्या बच जाता, वन बाय वी। तो उसके बाद फिर ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता। ट्राई करो। सेकेंड डेरिवेशन है, अगर दो थिन कॉन्वेक्स लेंस आपस में टच करके रखा हुआ है एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो फिर एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है फोकल लेंथ निकालने का। तो बहुत ही सिंपल होता है न्यूमेरिकल, तो कि अगर दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स है तो इन दैट केस जो फोकल लेंथ होता है 1/f, दोनों का फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 ऐड कर दिया जाता है। होता कैसे है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये u है और यहाँ से लेके ये v, और फिर ये v बिहेव करेगा एज ए u, सो दैट फाइनल इमेज जो बनेगा ये v1। ठीक है, तो पहले एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट u की तरह बिहेव करेगा, फाइनल इमेज इसका बन जाएगा यहाँ, और उसके बाद ये बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर फाइनल इमेज इस लेंस के थ्रू बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो इसीलिए पहले तो 1/v माइनस 1/u हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो है 1/f2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/v माइनस 1/v1, मतलब इन दैट केस ये वाला बिहेव करेगा एज ए इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और अगर दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे हम, तो 1/f1 प्लस 1/f2 दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, और जब दोनों को ऐड करोगे तो ये 1/v1 है और ये माइनस 1/v1 है, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1/v बचेगा माइनस 1/u बचेगा। तो बस उसके बाद 1/f1 प्लस 1/f2 को हम क्या लिख देते हैं, 1/f लिख देते हैं, मतलब सिंगल वेवलेंथ से उसको डिराइव कर लेते हैं दोनों को ऐड करके, और ये किसके बराबर हो जाता है, इससे हम दोनों इक्वेशन से पता लगता है कि भाई मेरा 1/f किसके बराबर है, 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर है, डिराइव हो गया। यही रिलेशन बस डिराइव करना होता है। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है। थर्ड है प्रिज्म फार्मूला, ये भी 4 मार्क्स का आता है। तो प्रिज्म फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले 10th क्लास में जो था सिर्फ क्या था, डायग्राम था इसका, है ना, जो बोला था कि 12th में आएगा इसका डेरिवेशन की आखिर ये आया कैसे। तो एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि है क्या प्रिज्म में। देखो ध्यान से, प्रिज्म में तुम्हारा लाइट रेज आ रही है, फिर यहाँ से बेंड हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर सीधे जा रही है, उसके बाद फिर बाहर निकलते वक्त फिर से बेंड हो रही है, मतलब फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो जो लाइट रेज अंदर घुसी उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो बाहर निकली उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। और उसके बाद ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो 90 डिग्री जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल, और इस साइड में जो एक और डॉटेड लाइन है ये भी इस सरफेस पे 90 डिग्री बना रहा है, ये क्या है, दूसरा नॉर्मल है। और इसी जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसको आगे एक्सटेंड करते रहेंगे, और जो रे निकल रहा है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते रहेंगे, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन, है ना, एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको उस समय डी से डिनोट करते थे, अब उसको डेल्टा से डिनोट करेंगे।
ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, और उसके बाद ध्यान, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ध्यान से देखते जाओ तुरंत पता लग जाएगा। एक एक स्टेप में हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है ये डेरिवेशन। पहला स्टेप क्या है तुम्हारा, ए क्यू, ये हो गया, क्यू हो गया, N2 हो गया, R हो गया। मतलब देखा जाए तो एक तरह से क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटर में अगर देखा जाए, इस क्वाड्रिलेटर में तो एंगल AQN2 यानी ये एंगल, ठीक है, और ARN2 मतलब ये पूरा एंगल, ये दोनों जोड़ के क्या बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। पहला इक्वेशन ये हो गया। और ये वाला और अगर ये दोनों मिलके 180 है तो ये प्लस ये भी कितना होगा 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में क्या किया हमने, ये एंगल प्लस ये एंगल इजिकल टू 180। दूसरे में क्या किया, एंगल A प्लस N2, ये दोनों एंगल को जोड़ के क्या ले लिया 180। अब लिया जाएगा ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। अब अगर ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं तो इस ट्रायंगल में भी हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। मतलब ये R1, ये R2 और प्लस ये वाला एंगल N2, या फिर QN2R भी बोल सकते हैं। ये तीनों को भी जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये 3 इक्वेशन हो गया, यही तुम्हारी हेल्प करेगा इस इक्वेशन को डिराइव करने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब फ्रॉम, अगर ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को जोड़ के भी 180 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी 180 हो रहा है ना, दोनों को जोड़ के 180 हो रहा है। ठीक है, दोनों 180 के बराबर है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, है ना, कि ये और ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, है ना, दोनों एंगल को सेम दे सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो एंगल A किसके बराबर दे दिया है, ये एंगल A, क्योंकि ये तो कॉमन था, है ना, इस ट्रायंगल में ये कॉमन था और इसमें और इसमें ये वाला कॉमन था। तो इसीलिए अगर इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए तो क्या बचेगा कि एंगल A हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2, है ना, इसी के बराबर आएगा। तो इसमें यही बोल दिया है कि भाई एंगल A किसके बराबर है, एंगल R1 प्लस एंगल R2, इन दोनों इक्वेशन से पता लगता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए एंगल XQR में, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में, अब इसमें देखा जाएगा इस ट्रायंगल में, तो अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल XQR यानी ये एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल I, यानी ये, क्योंकि ध्यान से अगर देखो तो अगर ऐसे लाइन आ रहा है, ऐसे लाइन आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं एंगल R1 प्लस एंगल ये इज इक्वल टू एंगल I। तो फिर हम बोल सकते हैं क्या कि उसके बाद हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल I में से एंगल R1 माइनस कर दो तो ये एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल ये प्लस एंगल ये XQR के बराबर है, तो एंगल XQR किसके बराबर हो जाएगा, एंगल I माइनस एंगल R1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। और सेम चीज़ राइट हैंड साइड में भी होगा, है ना, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन बन रहा है कि एंगल E किसके बराबर है, एंगल R2 प्लस एंगल ये वाला XRQ के बराबर है। तो फिर मेरा XQR किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E माइनस ये वाला एंगल R2, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, ये दोनों एंगल जब यहाँ से निकाल लेंगे उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा देते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता था कि कभी भी एक ऐसा हो तो ये एंगल किसके बराबर होता था, ये एंगल प्लस ये एंगल के बराबर होता था, इसको बोलते थे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसमें भी सेम यही करेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे इसमें तो एंगल TXR, मतलब अगर ध्यान से देखोगे ये वाला एंगल TXR यानी ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, अंदर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल XQR प्लस एंगल XQR दूसरा वाला, ठीक है।
इंटीरियर वाला एंगल एक्स आर के बराबर हो जाएगा ये एंगल। तो अगर ये दोनों के बराबर हो जाएगा तो एक एंगल तो क्या है तुम्हारा, ये है इंटरनल वाला एंगल, और दूसरा वाला इंटरनल एंगल ये वाला है। तो इन दोनों एंगल्स की जगह पे इसको रख देंगे, एंगल आई माइनस R1 और एंगल E माइनस R2 को इसकी जगह पे रख देंगे, और एंगल एक्स क्यू आर तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो TXR तो दिख ही रहा है क्या है, डेल्टा है। तो TXR की जगह पे डेल्टा रख देंगे, और बाकी जो इंटरनल एंगल्स है उसकी जगह पे ये एंगल को डाल दिया जाएगा। और अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एंगल I और एंगल E को एक साथ ले लिया, माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2 हो जाएगा। लेकिन एंगल R1 प्लस एंगल R2 किसके बराबर था, एंगल A के बराबर था। तो इस R1 प्लस R2 की जगह पे एंगल A लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे मेन है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगा देंगे लास्ट में। इतना काम करने के बाद स्नेल्स लॉ क्या कहता था, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये स्नेल्स लॉ था। तो उसके बाद हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो अगर स्नेल्स लॉ में देखोगे, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, तो उसके बाद साइन I की जगह पे ये वाला एंगल आ गया है ना, ये वाला A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और R की जगह पे कितना आ गया, A/2। इसको सिर्फ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आता कैसे है, वही हमें पता है R1 और R2 दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल A किसके बराबर था, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 अगर दोनों को R ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2R, और A की तरफ चले जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, और ये दोनों को R दोनों सेम है, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2R, R ले लेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है। तो इसलिए ये नीचे में जो है क्या आ गया है, A/2 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाल दिया है, और यहाँ पे ऊपर वैल्यू आया था एंगल A प्लस डिविएशन वाला, एंगल I प्लस एंगल I, मतलब 2 एंगल I। तो 2 एंगल I है, तो एंगल I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल A प्लस डेल्टा अपॉन 2 आ जाएगा। तो वो ऊपर I की जगह वैल्यू डाल देंगे। तो और स्नेल्स लॉ क्या होता है हमारा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो I की जगह पे डाल दिया गया डेल्टा A प्लस डिविएशन यानी डेल्टा अपॉन 2, और R की जगह डाल दिया गया है A/2 डाल दिया है, ठीक है। बस इतना ही डिराइव करना है, तो प्रिज्म फार्मूला डिराइव हो जाएगा। और ये ग्राफ बना देना है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई इस पीक पे क्या हो गया, I इज इक्वल टू E हो गया, ये डेल्टा M है, ये I वाला है, और इस साइड में डेल्टा वाला है। दोनों के बीच में ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है लेंस फार्मूला पे। और लेंस जो है बहुत थिन माना जाता है कि बहुत थिन है, और उसके बाद ये भी काम करता है स्नेल्स लॉ पे, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे काम करता है ये वाला। तो इसमें देखो ध्यान से क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम है वही जो पहले थिन लेंस वाला किया था, वैसे ही होता है थोड़ा थोड़ा सा, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, फिर ये इमेज बनाएगा, फिर वो जहाँ इमेज बना रहा है वो बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर अपना फाइनल इमेज बनाएगा, ठीक है। सेम वही होता है, इसलिए उसको पहले किया जाता है, उसके बाद फिर जो है लेंस मेकर फॉर्मूला पे जाया जाता है। अब रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है XP1Y पे, ठीक है, तो अगर मान लो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो O बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, I' जो है इसका बनेगा रियल इमेज, और हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ठीक है। तो जब ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अगर इसमें देखा जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये V' है, तो V' ले लेंगे इसकी जगह पे, V की जगह पे, ठीक है, और U की जगह तो U ही रहने देंगे, बाकी R की जगह पे R ही रहने देंगे। तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और अगर रिफ्रैक्शन, मतलब एक बार जब रिफ्रैक्शन हो गया, अब जब दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा XP2Y से, तो XP2Y पे जब अब रिफ्रैक्शन होगा इसमें, तो फिर क्या होगा, सेम यही चीज़ होगा, बस हमारा U और V चेंज हो जाएगा। तो U और V चेंज क्या हो जाएगा, वही जो पहले इमेज बना था वो इसमें क्या बिहेव करेगा, एज ए U। तो इसीलिए यहाँ पे अगर देखेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो N1/V हो गया माइनस, और जो U होना था उसकी जगह क्या लिख दिया, V', ठीक है, कि मतलब V ही वाला जो है बिहेव कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सेम वही N1/N2 अपॉन R2,
अब उसके बाद दोनों इक्वेशन से अगर देखोगे तो जो उसमें किया था इसमें भी वही करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे जो होगा, n1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये तो कट ही गया, ठीक है। तो ये n1/v माइनस n1/u है, तो n1 बाहर लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/v माइनस 1/u। उसी तरह इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो n2/n1 को जब बाहर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। और उसके बाद फिर क्या करना है, इस n1 को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे। तो पूरे इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो n1 कट जाएगा और यहाँ पे n2/n1 माइनस n1/n1 और बाकी सेम यही रहेगा। और उसके बाद n2/n1 की जगह पे क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे। n2/n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरे वाला सरफेस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला वाला सरफेस। तो दोनों के रेशियो को n से डिनोट कर देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। और यहाँ पे 1/v माइनस 1/u हमें पता ही है क्या होता है, 1/f होता है, तो इसकी जगह पे 1/f भी लिख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सबसे सिंपलेस्ट वे है इस लेंस मेकर फॉर्मूला। ये कौन यूज़ करते हैं, दुकानदार, जिनको लेंस लगाना होता है हमें जब चश्मा बनवाना होता है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा कम होगा डाल के चेक करते रहते हैं, तो उनके लिए ये फार्मूला काम का है, लेंस मेकर फार्मूला इसलिए दे दिया है कोर्स में, तो ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाद है रे डायग्राम से शो करो कि इमेज जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन से कैसे बनेगा। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस जो कि दो मीडियम को अलग कर रहा है, और दोनों ही सरफेस मतलब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और राइट हैंड साइड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, लेंस वाला जो भारी होगा वो हिस्सा। तो अभी ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया था अभी वाले इक्वेशन में, वो फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से उसका डिराइव हुआ। तो सभी डिस्टेंस जो है वो हमेशा याद रखो कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल से मेजर किया जाता है। डिस्टेंस जो मेजर होगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जिस अगर लेफ्ट से राइट आ रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे और राइट से लेफ्ट जा रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव में लेंगे। और डिस्टेंस मेजर्ड जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव में लिया जाता है, मतलब राइट टू लेफ्ट नेगेटिव एंड लेफ्ट से राइट अगर रेज जा रही है तो पॉजिटिव लेंगे। और एजम्पशन क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो अपर्चर है स्फेरिकल सरफेस का वो बहुत स्मॉल है, नाम मात्र के बराबर है। ऐसे क्यों लेके चलते हैं कि अगर हमें ये तो देखने के लिए बड़ा सा लग रहा है और वो हमने कंसिडर करके चलते हैं कि बहुत स्मॉल है अपर्चर, तो AM का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना AP का डिस्टेंस होगा। मतलब ये इतना कम अपर्चर है, मतलब इतना कम मुड़ावट है कि नाम मात्र के बराबर है। तो अगर हम कर्व वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो नाप रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होगा, तो कहीं कहीं पे हम AM की जगह क्या उठा के लिख देंगे, AP भी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अपर्चर बहुत कम है। और उसके बाद XPY मान लेते हैं हम, यही वाला XPY यानी ये सरफेस, ठीक है, XPY वाला ये सरफेस है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। O क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ रेयर मीडियम है, N1 मतलब रेयर मीडियम, और ये भारी है मतलब लेंस है, तो इसलिए इसको ले लिया N2 से, ये डेंसर मीडियम है। और हमें पता है कि कभी भी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब घुसती है तो इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ हमेशा बेंड होती है, तो ये याद रहना चाहिए। और अगर डेंसर से रेयर में जाती तो वो बेंड होती अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो सबसे पहले ट्रायंगल AOC ले लो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे तो हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा लेंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का मतलब क्या है कि ये बाहर वाला एंगल आए किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस गामा। और अगर ट्रायंगल ले लेते हैं हम, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर AIC ले लेते हैं, अगर मान लो, वेरी गुड आपको बेटा, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं अगर, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे। और अगर इसमें अगर लगाओगे तो देखो ध्यान से, ये गामा किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल R प्लस एंगल बीटा के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी ले लेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और अगर ऐसा ले लिया है तो R किसके बराबर हो जाएगा, गामा को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब बीटा माइनस गामा माइनस बीटा, ये बीटा को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बीटा।
तो ये कितना हो जाएगा, आर का निकाल के रख लिया, आई का निकाल के वैल्यू रख दिया, दो चीज़ें मिल गई, ठीक है, एक हरे वाले ट्रायंगल से एक लाल वाले ट्रायंगल से। अब क्या करेंगे, अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ हमें पता है क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या तो न्यू भी लिख सकता हूँ या n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो n1 इंटू साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, n2 इंटू साइन आर के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन लिख के रख लो। और उसके बाद ये एंगल बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम साइन आई की जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। और उसी तरह से ये साइन आर भी बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि साइन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर भी लिख सकते हैं। तो लिख लो। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, इसको कैसे हो जाएगा, साइन आई को कॉस आई से डिवाइड कर दो, साइन आर को कॉस आर से डिवाइड कर दो, तो ये 10 आई आ जाएगा और ये 10 आर हो जाएगा। अब ये आई और आर का जो वैल्यू हमने निकाला था ऊपर, तो ये आई और आर का वैल्यू अब इक्वेशन में डाल देंगे। तो n1 की जगह तो n1 ही रहने देंगे, लेकिन ये जो आई था, आई किसके बराबर था, अल्फ़ा प्लस गामा के बराबर था, तो वो डाल दिया। उसी तरह आर किसके बराबर था, आर था गामा माइनस बीटा के बराबर, तो उसको भी डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद डाल के क्या करना है, डालने के बाद उसको खोलना है। तो खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b, फॉर्मूला होता है मैथ्स में 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b। तो उसी तरह 10 अल्फ़ा प्लस गामा को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फ़ा प्लस 10 गामा हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं याद करना चाह रहे हो तो ऐसे भी याद कर लो कि भाई 10 एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे मर्जी वैसे याद रख लो, ठीक है। उसी तरह राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो 10 वाई माइनस बीटा जो हो जाएगा, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्शन कर लेना नोट्स में। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर अपना फोटो देखोगे, फिगर, जब फिगर देखोगे तो tan थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो फिगर में जो है am अपॉन एम सी ले लेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दूसरा tan बीटा वाला जो है जिस ट्रायंगल में am अपॉन एम आई, मतलब वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि मैंने बोला कि एपर्चर बहुत स्मॉल है, तो जहाँ पे वो हाइट MC था, तो MC की जगह किसको ले लिया है, PC, ठीक है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए। और जहाँ MI था, MI की जगह किसको ले लेंगे, PI, मतलब M की जगह P को भी ले सकते हैं। क्यों लेते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा एपर्चर जो है लेंस का वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। और जब ऐसे करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, n1 बाई पी ओ प्लस n1 बाई पी सी, और दूसरे साइड n2 बाई पी सी माइनस n2 बाई पी वन। फिर क्या करना है, एक साइड कर लेना है, मतलब जो फिगर में पी ओ किसको लिया हुआ है, माइनस यू को लिया हुआ है, उसके बाद पी सी किसको लिया हुआ है, आर को लिया हुआ है, पी आई किसको लिया हुआ है, वी को लिया हुआ है। तो इसलिए हमारा फिगर सही बनना चाहिए। अगर फिगर सही है उसके बाद उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, और सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यही आएगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो लेंस मेकर फॉर्मूला में हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अक्सर आ जाता है।